लास्ट टर्न पूरा 1 घंटा उसी टॉपिक पर कि आपको बात समझ में आए। किसी टॉपिक को बार बार करने का मतलब ही यही है कि दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी चांसेस मोर देन 100% एग्जाम में आपके आने के लिए। कार्बन न्यूट्रलिटी इज बेसिकली अ टर्म दैट मीन्स नेट जीरो एमिशन। जैसे होता ना आपने व्हाट इज योर नेट इनकम, तो आपने साल भर में 1,000 रुपये कमाया और 1,000 आपने खर्च कर दिया, तो दैट इज नेट जीरो। उसी प्रकार से कार्बन न्यूट्रलिटी, तो कार्बन न्यूट्रलिटी इज अ कंसेप्ट दैट इज बीइंग प्रोपेगेटेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय अमेरिका टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना है। इस अवधारणा को पश्चिमी देश, जिसका कि नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो कार्बन जितना भी एमिट करेंगे, जितना उत्सर्जन कार्बन का आपके द्वारा होगा, उतना आपको सूखने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करने का इंतजाम करना पड़ेगा आपको। दैट विल बी कार्बन न्यूट्रलिटी। और उसका 2 तरीका है, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। वन आप खूब लगाइए, क्योंकि वन जो आपके हैं कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। या फिर जो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी है, तो लास्ट टर्न पे कार्बन न्यूट्रलिटी को इतना ज़्यादा जोर इसीलिए दिया गया बिकॉज दैट कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एसे, फॉर जनरल स्टडीज। और कम से कम 2 सवाल आना है। मैंने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस लिखाई, उस कंटेक्स्ट में फुल फॉर्म आएगा। तो कार्बन न्यूट्रलिटी इज बेसिकली नेट जीरो एमिशन। जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, दैट इज कार्बन न्यूट्रलिटी। ये कंसेप्ट में प्रोपोगेट किया जा रहा है अमेरिकन द्वारा। बट कंट्री लाइक इंडिया आर नॉट इन इट्स फेवर। इसके पक्ष में भारत जैसे देश लोग नहीं है, क्योंकि भारत का कहना है कि अभी हमारा विकास की प्रक्रिया चल रही है, हमारी अभी विकास की प्रक्रिया चल रही है। कंट्रीज लाइक इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने कहना है कि हमारी विकास की प्रक्रिया कर रही है, हमारे यहाँ कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होगा। कार्बन एमिशन का मतलब ही होता है कि वी आर कंज्यूमिंग एनर्जी, ऊर्जा को हम कंज्यूम कर रहे हैं, और जितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा दैट इज डेवलपमेंट आपका बढ़ रहा है। तो इंडिया जैसे देश अभी डेवलप कर रहे हैं, इसलिए उनको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा। और भारत जैसे देश कहना है कि अभी हम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आपका यह है कि जो कार्बन एमिशन की इतनी ज़्यादा बात बार बार की जा रही है और क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो इसके जिम्मेदार वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि कार्बन को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी वो निभाएं। और वर्तमान में भी भारत अभी मेरे ख्याल से थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है। भारत विश्व में सबसे उत्सर्जन करने वाला तीसरा देश है कार्बन का, बट पर कैपिटा एमिशन वो भारत का कम है। मतलब प्रति व्यक्ति जो कार्बन एमिशन हमारे यहाँ वो कम है। तो इस पहलू को आपको कंसेप्चुअली समझना है, कंसेप्चुअली एज वेल एज फैक्चुअली। फैक्ट्स क्या कहते हैं, कंसेप्ट क्या कहते हैं, निबंध के पर्पज से भी और फैक्ट के पर्पज से भी, जीएस के पर्पज से भी, हर एक चीज के लिए। और मैंने आपको लिखाया हुआ क्या आता है जो कार्बन एमिशन का है। बार बार इतना 1 घंटे का क्लास लिया था यूट्यूब पर, इसीलिए कि आपको हर चीज एकदम रट जाए। वो मिनिमम 2 से 3 सवाल आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पाने वाले हैं, आईएएस में भी, पीसीएसजे में भी।
मिनिमम एक प्रश्न आपको मिलने जा रहा है आईएएस मेंस में भी, पीसीएस जे मेंस में भी। निबंध तो आएगा ही, तो निबंध में भी स्कोरिंग करने का, तो इसीलिए कोई चीज़ क्लास में बार बार कहने का मतलब होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक लगता है यार सर चीज़ को बार बार बता रहे हैं, तो हम लोग क्लास मैंने पहले आपको बता दिया है, क्लास आपके इंटरेस्ट के लिए नहीं चलेगी, किस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ आपको एग्जाम में आनी है, और जो चीज़ एग्जाम में आनी है वो बार बार होगी, कितना भी रिपीटिशन आपका होगा। तो खोलिएगा एक बार यूट्यूब पर लेक्चर देख लीजिएगा, तब हम लोग जाकर 10 मिनट और उसको करेंगे, तब आपको पूरा कंसेप्चुअली क्लियर होगा। उस पर आप निबंध लिख पाएंगे, निबंध हर एग्जाम में आना है उस पर। और जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए जो एसए आता है 60 नंबर का, वो तो इसके लिए बहुत आसान से एक निबंध बना लीजिए 500 वर्ड्स का, जितना मैंने बताया उसी को ही आप अंग्रेजी में बना लीजिए। तो कार्बन न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट, और उसके बाद जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है राइट टू डेवलपमेंट का, और डिफरेंस इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व और जिम्मेदारी का पैरामीटर भी अलग अलग होगा। जो पैरामीटर दायित्व का भारत पर लगेगा वो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा उत्सर्जन किया हुआ है, उन्होंने ज़्यादा पॉल्यूशन किया हुआ है, उसका वो लाभ ले रहे हैं, इसलिए उसे कीमत भी वही चुकाएंगे। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा, वो विकास कर चुके हैं और हम लोग अपने विकास के रास्ते पर हैं, तो पैरामीटर्स अलग अलग होंगे। दो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं प्लस फैक्चुअल, तो बता दिया आपको। और ढेर सारे मैंने ऑर्गेनाइजेशंस लिखाई थी, यूएनएफसीसी, आईपीसीसी, सीओपी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो एक बार इसका बनाकर उसको करने की तैयारी करिएगा। अब आइए जरा हम लोग लास्ट टाइम मैंने दो टॉपिक भी आपको शायद लिखाए थे। एक तो जो आपका उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, आप लोग बेयर एक्ट लेके आए हैं। एक जरा और सवाल लिखिए जरा, पहले तो सवाल लिखिए। सन 2005 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ, जो कि केरल में विपक्ष में थे, और सन 2005 में जो विधानसभा है, विधानसभा में उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई, डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़ किया उन्होंने असेंबली के अंदर, जिसके कारण केरल सरकार द्वारा उन पर सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का उन पर आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। ये फैक्ट है, तथ्य। वही सरकार आज की तारीख में एलडीएफ गवर्नमेंट आज है केरल में, 2015 में वो विपक्ष में थे। उन्होंने केरल असेंबली के अंतर्गत काफ़ी हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, जिसके ऊपर कि उनको पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए उन पर मुकदमा चला, एफआईआर किया, तो मुकदमा चलाया जा रहा है। इसका उन्होंने बचाव लिया, डिफेंस, दे हैव टेकन अ डिफेंस कि वी आर प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उसके तहत हमको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए हम पर मुकदमा नहीं चल सकता है। प्लस दूसरी चीज, कोई भी एफआईआर लिखाने के पहले सदन के अध्यक्ष स्पीकर से सहमति लेना कानूनी रूप से आवश्यक है।
तो क्लियर है फैक्ट। पहले मैंने फैक्ट बता दिया कि केरला असेंबली में, विधानसभा में, वहां पर उन्होंने ऐसा किया, एलडीएफ के विधानसभा सदस्यों ने, सरकार ने मुकदमा चलाया, इन्होंने अपना बचाव लिया है। इस बचाव के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों जजमेंट दिया है, और एक बड़ा जजमेंट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर। तो जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। फैक्ट्स क्लियर है। अब इसमें इशू क्या क्या है, फैक्ट मैंने आपको बता दिया। इशू ये है कि ये बचाव ले रहे हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, हमें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं, हम पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये सदन के अंदर की घटना है, और सदन के अंदर की घटना कोई भी हम करेंगे तो उस पर हमको संरक्षण प्राप्त है, डिफेंस हमको मिला हुआ है। दूसरा चीज, कोई भी एफआईआर लिखने के पहले स्पीकर, सदन के अध्यक्ष स्पीकर से सैंक्शन लेना आवश्यक होता है, ये उनका बचाव है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस दलील को नकार दिया। पहला बात क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो आपको अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है सदन के अंदर, वह सदन की कार्रवाइयों के संदर्भ में है। वो आप विधानसभा के सदस्य के रूप में आप अपना कार्य बेधड़क, बिना किसी डर भाव के, आजादी से कर सकें, इसलिए दिया गया हुआ। जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, जो विधायक के जो कार्य होते हैं, उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप अपने क्षेत्र की बातों को उसमें उठा सकें, उसमें कोई आपको डर भय ना रहे कि हम कहेंगे तो इस पर डिफेमेशन केस न लग जाए, ये ना हो जाए। तो जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, विधान सदस्य के रूप में, तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है उसको संपादित करने के लिए मिला हुआ है, टू परफॉर्म द लेजिस्लेटिव फंक्शंस एज अ लेजिस्लेचर, उस लिए मिला हुआ है अधिकार। वो क्रिमिनल एक्ट करने के लिए नहीं मिला हुआ है। आप कोई अंदर संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है, चेयर है, कुर्सियां हैं, माइक तोड़ेंगे, उसके लिए नहीं मिला हुआ है अधिकार। ये प्रोटेक्शन उसके लिए नहीं है। एक लॉ बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, क्रिमिनल लॉ इज सेम फॉर एवरीवन इन द कंट्री। आपराधिक विधि देश में सबके लिए समान है। क्रिमिनल एक्ट्स के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का संरक्षण आपको प्राप्त नहीं है, और कह के उनकी खारिज कर दी। तीसरी बात, सैंक्शन की आवश्यकता करप्शन केसेस में है, भ्रष्टाचार के केसेस में है, क्रिमिनल एक्ट इस प्रकार के गुंडागर्दी केसेस में नहीं है। करप्शन एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये फैक्ट से ये इनका बचाव था, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया। अब आपको जानना क्या है, देखिए आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, अनुच्छेद 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिया हुआ है, संसदीय विशेषाधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 105 में। और दूसरी बात, आर्टिकल 194 194 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है विधानसभाओं के लिए, जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों के लिए 194। तो जो बात सेक्शन 105 में लिखा हुआ उनके लिए, वह 194 में इनके लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो आपको जानना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किस अनुच्छेद में है। उसका है क्या आपका, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, संसदीय विशेषाधिकार। और इम्यूनिटीज मतलब
एक तरह से संरक्षण, मतलब इम्यून है, आप पर वो कार्रवाई नहीं होगी, आपको इम्यूनिटी मिली हुई है। तो आर्टिकल 105 आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 194 पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच किस लेवल से। वही व्यक्ति अगर सामान्य व्यक्ति करेगा, उसी बात सामान्य व्यक्ति बोलेगा तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। आर्टिकल देश के सभी लोगों के लिए आर्टिकल 19(1)(a) है। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट है जो कि हर आदमी को मिला हुआ है। आर्टिकल 19(1)(a) में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देश के हर नागरिक को मिला हुआ है। अभिव्यक्ति का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(a), लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में दिया हुआ है, लेकिन उस पर कुछ निर्बंधन है आर्टिकल 19(1)(a) पर। वो आर्टिकल 19(2) में दिया हुआ, अनुच्छेद 19(2) में दिया हुआ है। जब बेरेट खोल के पढ़िए तो आर्टिकल 19(1)(a) और उस पर जो आपका निर्बंधन है आर्टिकल 19(2), पढ़ के देखिए। दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच देश के हर नागरिक को मिला हुआ है। एवरी सिटीजन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की शुद्धता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस है, वो आर्टिकल 19(2) में लिखा हुआ है। अब आइए आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, जो संसद के विशेषाधिकार हैं। संसद और संसद के सदस्यों को मिला हुआ विशेषाधिकार, इस पर फुल क्वेश्चंस भी आते हैं मेंस में, जनरल स्टडीज में। तो आर्टिकल 105 का टाइटल देखिए, पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज, पार्लियामेंट के लिए है। उसी का पैरेलल जो है आर्टिकल 194 मिला हुआ है विधानसभा के लिए। तो आपको आर्टिकल 19(1)(a) समझना होगा, आर्टिकल 105 समझना होगा, आर्टिकल 194 समझना होगा। इसके बाद आइए आर्टिकल 361 कैपिटल ए। आर्टिकल 361 कैपिटल ए वो किन के लिए है? आर्टिकल 361 कैपिटल ए देखिए वो किन के लिए है। आर्टिकल 361 कैपिटल ए, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो प्रोसीडिंग्स आपकी पार्लियामेंट में होती हैं, जो प्रक्रिया चल रही है, जो गतिविधियां संसद में चल रही हैं या राज्य विधानसभाओं में चल रही हैं, उनके पब्लिकेशन की छूट हर व्यक्ति को उसको पब्लिश करने का राइट है। वो भी फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन में आपके आ जाता है। उसकी क्या शर्त है, ये बार बार भी इशू आता है। उसमें एक शर्त है आपका मैलिस का। तो आर्टिकल 19(1) कैपिटल ए, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 और आर्टिकल 361 कैपिटल ए, ये 4 सेक्शंस आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ के आइएगा, तब लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे, तब बात आपको समझ में आएगी। और ये जो मैंने फैक्ट बताया आपको,
केरला असेंबली में जो हुआ है ये कांड, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आपका दिया है। फैक्ट मैंने बता दिया, क्या डिफेंस मैंने वो बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जज तर्क दिया है, इनकी बातों काटते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपको मिला हुआ है अपने लेजिस्लेटिव फंक्शंस को करने के लिए, आपके जो विधायी कार्य हैं उसको करने के लिए मिला हुआ है, ना कि वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए। और देश में क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, उसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपका आड़े हाथ नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप इसको पढ़िएगा, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, आर्टिकल 361 कैपिटल ए, आर्टिकल 19(1) स्मॉल ए, और जो मैंने आपको फैक्ट बताई है केरला। ठीक, तब इसको हम लोग कल डिस्कस क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे, तब आपको बात पूरी समझ में आएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जरा आइए तो, अच्छा इसमें सवाल लिख लीजिए रहा तो, देखिए, डिस्कस द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस। संसद और संसदीय सदस्यों को, मतलब एज अ ग्रुप, ये अधिकार पार्लियामेंट को एज अ ग्रुप भी मिला हुआ है, और मेंबर्स को एज ए इंडिविजुअल मेंबर भी मिला हुआ है। तो इस पहलू को आप देख कर आइएगा। पार्लियामेंट एज अ, आप संसद की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, और इसके खिलाफ लिखिए, इन दिस कंटेक्स्ट डिफाइन व्हाट इज पार्लियामेंट प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, और यह कैसे आम नागरिकों के अधिकारों से भिन्न है। और दूसरा, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्या तात्पर्य है। डिस्कस आर्टिकल 105 एंड 194 with respect to Article 21। अगला सवाल, आम नागरिकों को और व्यक्तियों को, आम नागरिकों को और व्यक्तियों को संसद की कार्रवाई को प्रकाशित करने का अधिकार किस सीमा तक मिला हुआ है, अप टू व्हाट एक्सटेंट a common man has got a right to publish the parliamentary proceedings। तो ये फैक्ट, ये आर्टिकल्स और इन क्वेश्चंस के प्रश्नों के बारे में सोचकर आइएगा। ये सब आपके एग्जामिनेशंस में, पीसीएस हो, आईएएस हो, जे हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर एक में इनको भी आना है आपके। जो भी टॉपिक हम लोग क्लास में जनरल स्टडीज में करेंगे, ये 101% मानिए कोई एग्जाम में सवाल आना है, उस विषय पर प्रश्न आपके एग्जाम में आना है, इसलिए उसको बहुत उस एंगल से पढ़िए आप। नेक्स्ट आइए, देखिए, व्हाट अनाउंसमेंट हैज गवर्नमेंट done
with respect to reservations in मेडिकल फील्ड। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत सरकार ने हाल में आरक्षण संबंधित क्या घोषणा किया है? इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सबने पढ़ा ही होगा इसको, सबको क्लियर है ये? देखिए पहली बात, हाँ क्या है बताइए, आशीष बताओ क्या घोषणा किया है? सर हाँ बोलिए। 27% का और 10% EWS का रिजर्वेशन अब लागू होगा कहाँ पर? मेडिकल एग्जाम, मेडिकल के एंट्रेंस वगैरह में। अभी तक नहीं था? अभी तक था कि नहीं था? बोलिए, सर बोलो। अभी तक सर कंफर्म नहीं हूँ सर। तब हाँ, यही इसीलिए आपको टॉपिक इसीलिए कहा, अभी भी था। तो क्या चीज किया इन्होंने? रिजर्वेशन तो था ही, मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन तो होता ही अभी भी। अभी क्या किया इन्होंने? इसलिए हाँ, उसको थोड़ा समझिए इस बात को। देखिए दो प्रकार के कोर्स होते हैं मेडिकल लाइन में, एक एमबीबीएस और एक आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब एमएस वगैरह, एमएस एमडी वगैरह। हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में रिजर्वेशन है भी नहीं, लेकिन जो ये आज अनाउंसमेंट हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है आपका, जितने भी आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें जो एमबीबीएस के कोर्सेज हैं उसमें 85% एडमिशन होते हैं स्टेट के, राज्य सरकार करती है, और 15% एडमिशन होता है ऑल इंडिया कोटा। मतलब मान लीजिए यूपी में अगर 1000 एमबीबीएस सीटें हैं इस साल, तो 850 स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, 50% ऑल इंडिया कोटा, मतलब ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे वो। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की सीटें भरी जाती हैं उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट आरक्षण के वही नियम लगाता था। एससी एसटी के लिए 15%, 27% ओबीसी के लिए, फिर और बाकी जितने करके आपका, और ईडब्ल्यूएस के जो आ गया था। लेकिन जो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा की आती थी उसमें रिजर्वेशन नहीं था ओबीसी के लिए। तो जो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा वाली हैं उसमें केवल अभी तक एससी एसटी का ही रिजर्वेशन था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नहीं था। तो जो स्टेट मेडिकल कॉलेज में जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं 15%, उसमें अभी तक एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का आरक्षण नहीं था। उसमें किया गया है, जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें आरक्षण अभी तक नहीं था ओबीसी और केवल एससी एसटी का था। दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑल इंडिया कोटा इन द स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। क्लियर है बात ये? और जो आपके पीजी एडमिशंस हैं वो 50% होता था ऑल इंडिया कोटा से। एमबीबीएस कोर्सेज में 15%, पीजी कोर्सेज में 50%। तो जो ऑल इंडिया कोटा से सीटें भरी जाती थी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में, उनमें केवल एससी एसटी के आरक्षण था, अभी तक ओबीसी के लिए नहीं था, इकोनॉमिकली वे सेक्शंस के लिए अभी तक नहीं था। वो सीटें भरी गई, उसमें आरक्षण किया गया। तो ये आप एग्जाम में आ जाएगा वो कितना परसेंट किया, किसमें किया है। अब जरा सवाल लिखिए रहा तो यहाँ पर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिजर्वेशन in highly specialized academic and professional courses in the country। जो हमारे देश में अति विशिष्ट, स्पेशलाइज लिखिएगा, जो कोर्सेज हैं
उसमें वर्तमान में आरक्षण का क्या प्रावधान है। एमबीबीएस अलग है, पीजी कोर्स अलग है, और हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अलग है मेडिकल साइंस के। उनमें रिजर्वेशन का क्या इशू है वो पता करिएगा आपका। क्लियर है ये दो टॉपिक आपका। अब एक टॉपिक आपका जो है, कुछ फैक्ट्स जरा मैं आपको ओलंपिक्स के बारे में लिखा दूं, वो लिख लीजिए, फास्ट लिखिएगा आप लोग। पहली चीज लिखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ये 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना क्राइसिस की वजह से अब ये 2021 में हो रहा है, लेकिन नाम इनका टोक्यो 2020 ही है। पहला पॉइंट। दूसरा, अर्थात अगला ओलंपिक्स 4 साल बाद होगा, एवरी 4 ईयर्स पे होता है, 2024 में ही होगा। 2020 के बाद 2024 में ही होगा। वो कहाँ होना है, अगला ओलंपिक्स कहाँ पर होना है, तो बताइए। When are the next Olympics going to be held? पेरिस। सही बता रहे हैं ये। 2024 इनके हिसाब से पेरिस लिख लीजिए, पेरिस में। और 2016 में कहाँ हुए थे, 2016 रियो डी जेनेरियो, यस, 2016 में आपका। अब जनरल स्टडीज में जीके वगैरह में जो आ जाता है मैप वर्क, आपको हमेशा जनरल स्टडीज मैप वर्क के हिसाब से पढ़ना है। सीधे आ जाएगा, वो एटलस में मैप दिया होगा एग्जामिनेशन में, और लिखा हुआ है कि स्पॉट 1 2 3 4, लिखा हुआ इसमें कि 2016 ओलंपिक्स जहाँ हुए थे, 2020 के जहाँ हुए थे, 2024 के जहाँ होने हैं, वो आपको ये ना करके मैप पर पूछ लेंगे वो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, ब्राजील कैपिटल क्या है, कैन एनीवन टेल, ब्राजील की राजधानी। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है, रियो डी जेनेरियो नहीं है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, रियो डी जेनेरियो जो आपका है वो सबसे बड़ा वहाँ का शहर है, बट इट इज नॉट क्या था राजधानी ऑफ ब्राजील। ब्राजील राजधानी है ब्राजील, इसीलिए पूछा आप लोगों से, ब्राजीलिया है। नाइनटीन 64 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, 1964 के ओलंपिक्स, के ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में। तो टोक्यो में इसके पहले हुए थे 1964 में ओलंपिक्स, उसके बाद 2020 में हो रहा है वहां पर। अब प्रश्न है, लिखिए, टोक्यो में ओलंपिक्स कब कब हुए हैं। तो एक आपका 1964 हो गया, एक आपका 2020 हो गया आपका। इसके पहले कब हुआ है ये आपको पता करना है। तो 1964 आपको याद रखना पड़ेगा, टोक्यो ओलंपिक्स, 2016 में रियो डी जेनेरियो में, 24 में पेरिस में, और 20 वाला 21 में हो रहा है ये चीज। आप लिखिएगा तो, वाई आर द फॉलोइंग ईयर्स इंपॉर्टेंट, ओलंपिक्स के संदर्भ में ये वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 1896, 1900, 1896, दूसरा 1900, नेक्स्ट 1964, 2020,
2016, 2024, फिर 1916 1916, 1940 1940 40 और 1944। ये आपको याद रहने चाहिए ये वर्ष। 1896 में आपके मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे, आधुनिक, इसको बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स। एंशियंट ओलंपिक्स तो बहुत पहले हुए थे। आधुनिक जो ओलंपिक्स आपके हैं वो 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुए। 1900 क्यों इम्पोर्टेंट है? 1900 से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 1916, 1940, 1944, ये 3 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कि ओलंपिक्स नहीं हुए, लेकिन एक कैलेंडर में गिने जाते हैं। ओलंपिक्स हर 4 साल पर होता है। 1912, फिर 16। 1912 मान लीजिए कि 5वां था तो 16 छठा, 1920 में 7वां नंबरिंग की गई उसकी। ये 3 बार ओलंपिक्स नहीं हुए, 1916, 40 और 44। और ये आपका 2020 वाला अपना टाइम पर नहीं हुआ है, 2021 में हो रहा है, लेकिन हो रहा है ये। 1900 से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक, इसके अलावा ये भारत को अभी तक कितने मेडल्स मिले ओलंपिक्स में आज तक? लिख लीजिए, 28 ओलंपिक्स, 28 मेडल्स। अभी तक 28 मेडल मिले हैं भारत को कुल। मैक्सिमम भारत को 6 मेडल मिले हैं 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। 2012 में जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, भारत को उसमें 6 मेडल मिले थे। अभी तक का भारत का जो मैक्सिमम प्रदर्शन रहा है ओलंपिक्स में, 6 मेडल्स का, गोल्ड मेडल से 6 मेडल्स का। दैट वाज इन 2012 लंदन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स हमेशा शहर को मिलता है, देश को नहीं। जापान में नहीं हो रहा ओलंपिक्स, ये टोक्यो में हो रहा है, लंदन में हुआ था, लॉस एंजलिस में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ है, पेरिस में होना है। ये चीज आपका लास्ट गोल्ड भारत को कब मिला है? लिख लीजिए, मॉस्को ओलंपिक्स 1980। 1980 में हॉकी में मॉस्को ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला था। क्या उसके बाद भारत को कभी गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में किसी भी खेल में? हॉकी में तो नहीं मिला है 1980 के बाद, 40 साल हो गया। तो ये चीज आपको और देखना है कि 1980 के बाद किस खेल में भारत को गोल्ड मिला है। ओलंपिक्स में हॉकी गोल्ड 1980 का था आपका। नेक्स्ट देखिए, मिल्खा सिंह पर सवाल आ सकता है, उनकी डेथ भी हुई है। 1960 या 1984, 1960 और 1984 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? और भारत एथलीट्स के लिए ये ओलंपिक खेल क्यों महत्वपूर्ण थे? 1960 और 1984 ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे और भारत के लिए ये ओलंपिक खेल क्यों महत्वपूर्ण है? ओके, ये चीज। अब लोग बात कर रहे थे 5, लिखिए 5 रिंग्स, जो ओलंपिक्स के 5 रिंग हैं। व्हाट डज द 5 रिंग्स एंड देयर कलर्स डिनोट? जो ओलंपिक्स में 5 छल्ले बोलते हैं, रिंग बोलते हैं,
वो किस चीज को दर्शाते हैं और उनमें जो रंग हैं, कलर्स हैं, उनका क्या महत्व है। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ ओलंपिक्स, थीम एंड मोटो ऑफ ओलंपिक्स क्या है। इस वर्ष कितने देशों ने ओलंपिक खेल में भाग लिया। भारत का नेतृत्व किन लोगों ने किया, कौन से एथलीट्स थे, कौन से खिलाड़ी थे। ये नाम आपको याद रखना है। बाकी जो मेडल टैली आएगी वो तो याद रखिएगा ही बाद में आप। लेकिन जो हम लोगों ने बातें की इसमें से एक दो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे। बड़ा सवाल भी आता है, डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ओलंपिक्स, ऐसे करके बड़े सवाल भी आते हैं स्पोर्ट्स के। ओलंपिक जब भी होगा तो उस साल प्रश्न आएंगे, डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ओलंपिक्स। या एक बार सवाल आया था आपका आईएएस में, इंडिया इज अ वन स्पोर्ट गेम, इंडिया इज अ वन स्पोर्ट कंट्री, भारत एक खेल का देश है। इस पर निबंध लिखिए। नीचे में दिखा दिया ओलंपिक्स की, बाकी आप ध्यान रखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। फादर ऑफ ओलंपिक्स नाम आ सकता है, पियरे डी कोबर्टिन, फ्रांस के थे, पियरे डी कोबर्टिन। अब एक मैं दिखाने जा रहा हूँ, लिखिए जरा तो, व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, इनमें से कौन सी बात सामान्य है, एक जैसी है। लिखिए, टोक्यो, फुकुशिमा, FUKUSHIMA, फुकुशिमा, मियागी, MIYAGI, MIYAGI, मियागी। और आपका शिजुका, SHIZUOKA। ये चार मैंने लगाया आपकी जगह। इनमें क्या चीज कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन दिस फोर प्लेसेस, तो बताएगा। हाँ, जापान में, करेक्ट, जापान में तो है सब, नाम से क्लियर है, ये नाम से क्लियर है कि जापान में है सब। बट व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, इनमें कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि ये चार जगह हैं जहां पर कि ओलंपिक्स खेल हो रहे हैं। ओलंपिक्स खेल टोक्यो में हो रहे हैं, लेकिन जापान के इन चार स्थानों पर, इन्हीं चार जगहों के स्टेडियम में सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, आपके ओलंपिक्स खेलों के जो इवेंट्स हो रहे हैं, इन्हीं चार जगहों के स्टेडियम्स में होने हैं। तो ये चार नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में थोड़े से टफ टफ सवाल आने लगे हैं। स्पोर्ट्स का ओलंपिक सवाल आएगा, लेकिन बहुत आसान सवाल नहीं आने वाला। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का भी आपको थोड़ा सा रेलेवेंस, ये जरूरत है। बहुत माइन्यूट सवाल नहीं आते कभी एग्जाम्स में, रेलिवेंट चीजें आएंगी। जो भी प्रश्न आपको, जो भी हमने ओलंपिक्स के बारे में बातें करें अभी, दैट इज रेलिवेंसी को लेकर, कौन सा रेलिवेंट है, उन तथ्यों को आपको ओलंपिक्स याद रखना है जो कि रेलिवेंट है। अब जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये ओलंपिक्स जो हो रहे हैं, आपका फर्स्ट मेडल इंडिया ने जीता है, जो भी आपका उसका नाम लेकर किस इवेंट में जीता है, क्या है, इंडिया के विनर्स का आपको पता होना चाहिए, किस इवेंट में जीता है। और अब इतने बारे में बातें बता दी। और ओलंपिक्स के बारे में जब ओलंपिक्स खत्म होंगे तो हम लोग 10 मिनट और बात करेंगे, तो आपको ओलंपिक जितने सवाल आने होंगे सब एग्जाम्स में हो जाएंगे। जो मैंने किया ये चीज़, जब ओलंपिक्स आपके खत्म हो गए तो एक 15 से 20 मिनट और क्लास में चलेगा आपका। तो वॉट एवर कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑन ओलंपिक्स, वो आप कर ले जाएंगे। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, आईएएस में भी, पीसीएस में भी, हर जगह 100 वर्ड्स में। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ओलंपिक्स ऐसे करके, या व्हाई इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ऐसे करके सवाल।
इस बात पर भी आपको तैयार रहना है। और अब जनरल स्टडीज वगैरह में चॉइस कम आने लगी है, तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, लेकिन रेलिवेंट चीज़ आनी चाहिए। तो ओलंपिक्स हम लोग एक दिन और करेंगे, जब आपको ओलंपिक्स खेल खत्म हो जाएंगे उसके बाद। अब एक सवाल जो आप सब लोगों को आना चाहिए, शायद मैंने लिखाया भी होगा, फिर एक बार लिखिए, लिखिए। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित का क्या महत्व है, उसके बारे में बताइए। पहला, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012, पार्ट 9B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। issue of federalism with respect to this amendment। जो यह संशोधन अधिनियम है, इससे संघात्मक व्यवस्था का कौन सा प्रश्न जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ 97th अमेंडमेंट एक्ट has been declared unconstitutional by the Supreme Court। 97th अमेंडमेंट के किस भाग को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है और क्यों, एंड वाई, वही इंपॉर्टेंट है आपके, इससे सिग्निफिकेंस हो गया इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के संशोधन की क्या प्रक्रिया है। और नेक्स्ट, state the provisions for which amendment needs ratification by half of the states of the country। संविधान के वे कौन से प्रावधान हैं जिनको संशोधन करने के लिए राज्य विधानसभा, आधी राज्य विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। तो पॉइंट क्लियर कर लीजिए, 97th अमेंडमेंट एक्ट क्या है, पार्ट 9B क्या है, इसके किस भाग को अभी सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया और क्यों, प्लस संविधान के कौन से वे प्रावधान हैं कि जिनको अगर संशोधन करना, उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो संसद के 2/3 बहुमत के अलावा आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। यही आप एग्जाम में आना है, यही पार्ट, ये इशू नहीं आएगा, लेकिन चूंकि इसमें इंपॉर्टेंट विषय वो है, अमेंडमेंट का वो पार्ट अब एग्जाम पूछे जाएगा। आपका 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी संबंधित है, सहकारी समितियों संबंधित है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आई, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। असंवैधानिक घोषित करने में फेडरलिज्म, संघात्मक व्यवस्था का विषय है। तो अब आप जाकर फेडरलिज्म पर, संघात्मक व्यवस्था पर कोई भी उत्तर लिखेंगे तो आपको इस वाद का, इस केस लॉ का जिक्र करना पड़ेगा, इस विषय का जिक्र करना पड़ेगा, इस मुद्दे का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि फेडरलिज्म के पहलू को प्रभावित कर रहा था। 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है संघात्मक व्यवस्था के किसी पहलू को
प्रभावित कर रहा था। और आप जानते हैं कि फेडरलिज्म संघात्मक व्यवस्था हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। उसको अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन का प्रक्रिया अपनाकर असंवैधानिक घोषित करेगा। फैक्चुअली जो मैंने बता दिया आपको वो पहलू। अब अपना बैरक उठाइए और ये बताइए, इन विच लिस्ट of the constitution, in which list of 7th schedule cooperative society is mentioned। संविधान के 7वीं अनुसूची के किस लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगित है? यहां से आपका प्रश्न स्टार्ट होगा, क्वेश्चन आपका। तो जितने मैंने आपके क्वेश्चंस लिखा है इनमें से कोई ना कोई एक सवाल प्लेन्स में आएगा। फेडरलिज्म का सवाल आएगा तो आपको इसका जिक्र करना पड़ेगा, और मेन एग्जामिनेशन में फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, जनरल स्टडीज में भी, आईएएस में भी, पीसीएस में भी, पीसीएसजी में भी, किसी जगह। ये जीएस का भी सवाल है, लॉ का भी सवाल है, प्रीलिम्स का भी सवाल है, मेंस का भी सवाल है। तो इसको जब पढ़ के आएंगे आप, जो मैंने आपको सवाल लिखा है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल 2 टॉपिक हम लोग को डिस्कस करने हैं। पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मैंने आपको लिखा दिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सारी बातें, वो एस्पेक्ट आप पढ़ के आइएगा। इस 97 अमेंडमेंट एक्ट के मैंने वो पहलू लिखा दिया आपको, वो पढ़ के आइएगा। तो जब कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, जब 15 दिन दोनों में लगेगा, तो सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। तो करंट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वो लॉ का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और जीएस का टॉपिक क्लियर होगा। तो ये मान के चलिए कि जो चीज़ हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो सब एग्जाम्स में आपके आने वाली चीज़ें ही हम लोग कर रहे हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, जीएस में, निबंध में, किसी में। और समझने के लिए जो क्लास में कहा जाएगा उसको करके आइए, तब जाके कल आपको बात समझ में आएगी। अब बात अगर समझे तो कभी भी इसको आप भूलने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में इसी साल आएंगी, किताबों में 2 साल बाद आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जिनको कॉम्पिटिशन की तैयारी करना है, दे हैव टू प्रिपेयर बाय देमसेल्फ। किताबों वाली चीज़ें तो 2 साल बाद आती हैं। तो ये टॉपिक्स आपके हैं। पहले हम 2 टॉपिक ये क्लियर करेंगे कल, उसके बाद फिर आगे अगले और करंट वाले टॉपिक्स। तो ऐसे ही हम लोग प्रश्न करेंगे, रहेगा करंट का टॉपिक, लेकिन उसका पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। जैसे आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का है, तो ऐसे पॉलिटी वाले करंट के इशू आएंगे। ऐसे आप देखें इकोनॉमी के भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे, एनवायरमेंट के भी आएंगे, ज्योग्राफी के भी आएंगे। तो रहेगा, और सवाल भी ऐसे आते हैं, रहता करंट का टॉपिक है, करंट की बात आपसे ना पूछकर उससे संबंधित जो चीज़ें आती हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं अप्लाइड जीएस। आपको चीज़ों को अप्लाई करना है, केवल रटने से मतलब नहीं है। तो कल हम लोग का पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाला और ये 97 अमेंडमेंट का, ये दोनों टॉपिक कर लेंगे। देन वी विल मूव टू द अदर टॉपिक जो करंट अफेयर्स का है। किसी कुछ पूछना है आज? क्लास जनरल स्टडीज की कैसे चलेगी, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ऐसे ही क्लास चलेगी, टॉपिक डिस्कस होगा और उसके सारे एस्पेक्ट्स, ताकि प्रश्न आप जाके एग्जामिनेशन में कर पाए। लेकिन हम लोगों ने 1 घंटा भाषण दिया उस दिन, लेकिन तब भी कोई ढंग से पढ़ के नहीं आया कार्बन न्यूट्रलिटी को। और जो चीज़ें एग्जाम में आनी उस पर आप सीरियस नहीं होते हैं। क्लास इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम में चीज़ें आनी है वो इम्पॉर्टेंट है। उस पर आप ज़्यादा जोर नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है क्लास करने का भी। और पहले कहा गया है कि हम लोग क्लास यहाँ टोटल पूरा नहीं करना है, ना ही कोर्स ख़त्म करने के लिए बैठे हुए हैं। आपके एग्जाम में क्या आना है उसको डिस्कस करना है। दैट आस्पेक्ट, दैट क्वेश्चन, दैट इशू हैज़ टू बी डिस्कस्ड। पूछिए, जो कुछ बताना है तो पूछिए। आज की क्लास के बारे में कुछ पूछना है, या जनरल स्टडीज़ में कुछ और चाहते हैं आप? जनरल स्टडीज़ क्लास ऐसे ही चलेगी, जो भी करंट का इशू रहेगा उससे उसका बैकग्राउंड, उसका सारी बातें पूछना। किसी को कुछ
Anyone want to ask anything? Okay. Thank you. Good night.